चलो, तो एसेट फंड की बात कर रहे थे हम लोग। तो उसका एग्जांपल लिखना है आपको। बैलेंस है बिल्डिंग फंड में 1 अप्रैल 2022 को 10 लाख रुपए, और डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2022-23 फॉर बिल्डिंग। तो हमें कुछ और बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिली, ये मिली 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की हमें डोनेशन मिली। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग 2022-23। तो कितना खर्चा हमने करा? मानो हमने 6 लाख रुपए का खर्चा करा। ब्रैकेट में लिख लो, कंस्ट्रक्शन इज नॉट येट कंप्लीट। कंस्ट्रक्शन इज नॉट येट कंप्लीट ऑन 31 मार्च 2023। तो मतलब 31 मार्च 2023 तक कंस्ट्रक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। शो extract of balance sheet on 31st March 2023 and also show relevant journal entries। ठीक है, तो ये एक प्योर कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल है आपके एसेट फंड से रिलेटेड। अगर ये एग्जाम्पल आप कर लोगे तो मेरे को लगता है फिर आपका ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बुक का एक क्वेश्चन और है, वो भी करेंगे, बट कॉन्सेप्चुअली ये अच्छा एक एग्जाम्पल है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो, नोटिंग कर लिया आपने मेरे साथ साथ? मुझे पहले बता देना, फिर मैं करूंगा, मैं ही कराऊंगा आपको। बस पहले नोटिंग कर लो इस क्वेश्चन की। चलो ठीक है जी। तो पहले मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं, और उसी बैलेंस शीट में आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। फिर आप बेशक बाद में क्लास के बाद नोट्स एक बार वापस से पढ़ लेना, तो नोट्स आपको अपने आप ही समझ आ जाएंगे। तो जो मैं अभी आपको बैलेंस शीट में कारनामा करके बताऊंगा, ये मैं आपको लास्ट क्लास में लिखवा चुका था कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, चलो, तो बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। कब का? 31 मार्च 2023 का। 31 मार्च 2023 का। तो पहले लाइबिलिटी साइड में एक बिल्डिंग फंड लिखते हैं। तो आपको पता ही है कि अब जो स्पेसिफिक फंड होता है, फॉर दैट मैटर जो भी फंड होता है, कोई भी फंड होता है, वो लाइबिलिटी होती है एनपीओ के लिए, और वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आती है। तो मैंने आपको बैलेंस शीट में मतलब बिल्डिंग फंड का एक ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10 लाख रुपीज का। तो ये अंदर के कॉलम में लिख देते हैं 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है। अब देखो क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले मैंने आपको बोला, बहुत इजी है, ट्रस्ट में, बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने आपको बोला एक काम करना बच्चों, वैसा अगर आपने लिख दिया तो कोई बात नहीं, बट थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना चाहिए हमको। थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना चाहिए बिल्डिंग फंड यहां। बट अगर आपने लिख लिया तो काट पीट मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली तो आपको समझ आ ही जाएगा। यहां 10 लाख रुपीज लिख लेता हूं। अच्छा, एक मुझे इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से आपको और देनी पड़ेगी, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। अभी पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या है। तो देखो, बिल्डिंग फंड में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में 10 लाख रुपए पड़े थे। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हमको ड्यूरिंग द ईयर, ये तो ओपनिंग बैलेंस था, अब फिर साल के दौरान मुझको बिल्डिंग के लिए कुछ और डोनेशन मिली। तो लास्ट क्लास में हमने ये कॉन्सेप्चुअली बोल दिया था कि भाई अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिलती है तो उसको हम अपने स्पेसिफिक फंड में ही ऐड कर देते हैं।
तो यहाँ पे क्योंकि मुझे बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिली और वैसे तो बिल्डिंग के लिए मेरे पास एक फंड भी पड़ा हुआ है, तो जो डोनेशन मुझे ड्यूरिंग द ईयर मिली उसका मैं क्या करूंगा, उसको मैं बिल्डिंग फंड में ऐड कर दूंगा। तो ये काम हम लास्ट क्लास में भी कर रहे थे, मैच फंड में, टूर्नामेंट फंड में, सेम काम यहां पे भी कर रहे हैं। तो डोनेशन है 5 लाख रुपए की, तो इस डोनेशन को मैं यहां पे ऐड कर दूंगा। तो ये तो आपका नॉर्मल सिंपल काम हो गया कि भाई इस बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिली, उसको मैंने बिल्डिंग फंड में ऐड कर दिया। अब दूसरी बात, मुद्दे की बात जो आपको सिखानी है, अब हमने बोला यार बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई हमने ड्यूरिंग द ईयर, बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट कराई, हमारा जो साल चल रहा है 2022-23, हमने 6 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर करा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है जी। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, अब इस एक्सपेंडिचर को हम कैसे दिखाएंगे? पहली बात, बिल्डिंग जैसी चीज बनना 1 साल के अंदर नहीं होता, तो इसलिए मैंने 31 मार्च क्लोजिंग डेट पे बोला भाई अभी भी कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुई है, अभी ये कंस्ट्रक्शन अगले साल भी चलेगी। लेकिन कुछ मैंने एक्सपेंडिचर 6 लाख रुपए का ऑलरेडी कर दिया है, तो क्योंकि मैंने एक्सपेंडिचर बिल्डिंग में कर दिया है, तो अब मैं बोलूंगा यार मेरे पास एक एसेट क्रिएट होना शुरू हो गया, तैयार तो नहीं हुआ लेकिन अब मेरा बिल्डिंग का एक जो एसेट है वो क्रिएट होना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने उस पर एक्सपेंडिचर करनी शुरू कर दी है। अब एसेट क्रिएट होना शुरू हो गया तो उस एसेट को मैं कहां दिखाऊंगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो मैं बिल्डिंग करके अपने एसेट साइड पे दिखाऊंगा। भाई आपने पहले भी देखा बिल्डिंग वगैरह हम कहां दिखाते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है तो मैं इसके आगे एक WIP लिख दूंगा, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि ये बिल्डिंग जो अभी एक एसेट क्रिएट हो रही है अभी पूरी तैयार नहीं हुई है, अभी इसका काम चल रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यार 6 लाख रुपए का मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो इसका मतलब मेरा 6 लाख का अभी तक एसेट बिल्डिंग का क्रिएट हो गया। आई होप ये वाला पॉइंट पहले आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बात मैंने कॉन्सेप्ट में लिखवाई थी कि कोरेस्पॉन्डिंग एक एसेट जो बन जाता है हमारा, जो भी एसेट फंड से बनता है उसको हम लोग अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाते हैं। अब दूसरी बात मैंने आपको क्या सिखाई थी, दूसरी बात मैंने आपको बोला था कि जितना जितना हम फंड में से एक्सपेंडिचर करते जाते हैं उतना उतना हम लोग बिल्डिंग फंड में से माइनस कर देते हैं। भाई मैंने बोला 6 लाख रुपए का मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो जितना एक्सपेंडिचर मैंने कर दिया उस एक्सपेंडिचर को मैं अपने बिल्डिंग फंड से माइनस कर दूंगा। मैं मनी मन बोलूंगा कि यार इस फंड में से मैंने ये 6 लाख रुपए का खर्चा ऑलरेडी कर दिया, और ये जो 6 लाख रुपए मैं बिल्डिंग फंड से माइनस करूंगा इसका मैं करूंगा क्या, इसको मैं फ्री कर दूंगा। बेसिकली मैं इस फंड को फ्री कर दूंगा। फ्री करने का मतलब अब इस फंड को उठा के मैं अपने कैपिटल या जनरल फंड में घुसेड़ दूंगा। तो यहां लिखते हैं ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, और यहां एक्सपेंडिचर मैंने आपको बस बताने के लिए लिखा था, लेकिन टेक्निकली एक्सपेंडिचर नहीं लिखते, यहां हम लिखते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ट्रांसफर टू कैपिटल फंड है एक्सपेंडिचर ही, बट हम लिखते हैं कि हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं, और इधर हम लोग कैपिटल फंड में दिखा देंगे कि 6 लाख रुपए हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा, ये हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको यहां से उठा के यहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बिल्डिंग फंड से कैपिटल फंड में। तो ये काम आपको यहां पे करना होता है इन केस ऑफ एसेट फंड। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, बस ये बात आपको सीखनी है, ये चीज और ये चीज, अगर ये समझ आ गया तो आपका काम बन जाए। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में आपको ऐसे करना है। तो एक काम करो, कैपिटल फंड मेरे को पता तो नहीं है, तो अभी मैं बस इस पे ऐसी अमाउंट छोड़ के लिख देता हूं। मुद्दे की बात यह है कि जो भी कैपिटल फंड का अमाउंट होगा उसमें हम ये 6 लाख रुपए ऐड कर देंगे और बिल्डिंग फंड से 6 लाख रुपए माइनस कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगी, जर्नल एंट्रीज तो मैं आपको जर्नल एंट्रीज भी करके सिखा दूंगा, तो आपका काम पूरा खत्म। फिर आप पूरे तैयार हो जाओगे कि आप एसेट फंड की ट्रीटमेंट कर पाओ। तो एक एंट्री तो हम करेंगे बिल्डिंग की, कि भाई बिल्डिंग में हमने एक्सपेंडिचर किया तो मेरा एक एसेट क्रिएट हो गया। तो एसेट आप मनी मन मानो कि मैं एसेट खरीद रहा हूं, तो एसेट जब खरीदते तो क्या एंट्री होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो बस उसी तरह से ये एंट्री भी हो जाएगी। मैं बोलूंगा कि बिल्डिंग नामक एक एसेट मेरे पास आ रहा है, लेकिन अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, तो अभी इन प्रोग्रेस है,
लेकिन एसेट बनना शुरू हो गया, तो बिल्डिंग WIP अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक अकाउंट। अब बिल्डिंग जैसे बड़े 6 लाख रुपए का खर्चा है तो बैंक के थ्रू ही हो रहा होगा मान के, मैं टू बैंक लेकर आऊं, तो ये मैंने बिल्डिंग के ऊपर एक एक्सपेंडिचर कर दिया, तो मेरा एक एसेट क्रिएट होना शुरू हो गया। ठीक है, और दूसरी एंट्री में वो ट्रांसफर वाली एंट्री कर देता हूं। अब मैं अपना बिल्डिंग फंड कम कर दूंगा, मैं अपना बिल्डिंग फंड कम कर दूंगा, लाइबिलिटी कम कर दूंगा। तो लाइबिलिटी कम करने के लिए हम लोग लाइबिलिटी को डेबिट करते हैं, इसलिए बिल्डिंग फंड को मैं डेबिट कर दूंगा। और दूसरी तरफ इसको उठा के मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा, अपने कैपिटल या जनरल फंड में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, बस ये आपकी कॉन्सेप्चुअल एंट्रीज होती है। तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बता दी, और अगर जर्नल एंट्रीज का भी कोई आपसे पूछे तो आपको जर्नल एंट्रीज भी पता लग गई। तो अब मुझे बताओ, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? सिर्फ दो बातें याद रखनी है, दो बातें, कि अगर आपने एसेट फंड से कुछ एक्सपेंडिचर किया तो दो चीजें आपको करनी है। एक, आपको अपना कोरिस्पॉन्डिंग एसेट बैलेंस शीट में दिखा देना है, तो जैसे मैंने यहाँ बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस करके दिखा दिया। और दूसरा, जितना भी एक्सपेंडिचर हो गया उसको आपको अपने स्पेसिफिक फंड से, एसेट फंड से उठा के कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना है, यानी एसेट फंड से माइनस हो जाएगा और कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, और इसी बात की बस जर्नल एंट्रीज ये रही। चलो, फ्री कर रहे हैं उसको, वही मैंने बताया ना फ्रेंड्स, हम फंड को फ्री कर रहे हैं। भाई ये हो गया ना कि 6 लाख का जब मैंने फंड से पैसा खर्चा कर दिया तो अब मेरा फंड कम हो गया 6 लाख रुपए से, इसलिए हम इसको फ्री कर देते हैं, बस ये रीजन है उसका। ठीक है, तो अल्टीमेटली सारे फंड्स में यही होगा, मेरे फंड स्पेसिफिक फंड में से जब पैसा चला जाएगा तो फंड फ्री हो जाएगा। इसलिए मैंने एक्सपेंडिचर एक्सपेंस वाले फंड में भी आपको यही बताया अभी, कि अगर जब ये फंड फ्री हो जाता है, जब भी फ्री होता है, तो इसको भी उठा के हम कैपिटल फंड में डाल देते हैं। उसी प्रकार से अब ये 6 लाख रुपए फ्री हो गए मेरे, इसलिए इसको भी हम लोग उठा के कैपिटल फंड में डाल देते हैं। चलो, तो आओ, अगर ये समझ आ गया तो एक क्वेश्चन आपको कराना है। इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 13। चलिए पढ़िए क्या बोलता है इलस्ट्रेशन। उज्जवल वाविश्वा क्लब वॉज होल्डिंग अ बिल्डिंग वैल्यू ₹1 लाख, ₹10 लाख। तो भाई हमारे पास ऑलरेडी एक बिल्डिंग थी 10 लाख रुपए की एज ऑन 31 मार्च 2020। बिल्डिंग फंड स्टैंड्स 8 लाख रुपीज, तो बिल्डिंग फंड में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 8 लाख रुपीज का। एंड कैश एट बैंक ₹15 लाख, हमारे बैंक में 15 लाख रुपए पड़े हुए। तो ये सारे आपको देखो ओपनिंग बैलेंस दिए, अभी ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिए, डेट्स देख लेना, सारे आपको ओपनिंग बैलेंस दिए। देखो 31 मार्च 2020, मतलब इन अदर वर्ड ये 1 अप्रैल 2020 ही है, और ये भी आपको 1 अप्रैल 2020 दिया है। तो दोनों का आपको, बल्कि तीनों का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है। अब ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ? 2020-21 डोनेशन रिसीव फॉर द बिल्डिंग फंड इज 20 लाख रुपए, तो बिल्डिंग के लिए हमें 20 लाख के डोनेशन मिल गई। गिव जर्नल एंट्रीज एंड द इफेक्ट इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इफ केस 1, तो दो केसेस है। केस 1 कह रहा है इट परचेज्ड बिल्डिंग ₹15 लाख ड्यूरिंग 2020-21। तो पहले ये वाला केस देख लेते हैं, तो पहले ये वाला केस देख लेते हैं, 1 मिनट देना बच्चों। हाँ, तो इलस्ट्रेशन नंबर 13, केस 1। तो पहले तो बैलेंस शीट में कारनामा करके देख लेते हैं, और उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री तो हम कर ही देंगे। तो बैलेंस शीट में जो जो भी जानकारी आपको दे रखी है वो पहले डाल दो, जो जो भी बैलेंसेस आपको दे रखे हैं उसको पहले डाल दो। चलिए, तो एक तो आप पहले कैपिटल फंड लिख दो, कैपिटल फंड पहले आता है इसलिए कैपिटल फंड लिख लो, और 2-3 लाइन छोड़ के फिर लिखो बिल्डिंग फंड।
बिल्डिंग फंड। तो ये कितना आपको दे रखा था, बिल्डिंग फंड में आपको पैसा बता रखा था 8 लाख रुपए का, यहां लिख दो 8 लाख रुपीज। और क्या बता रखा था, बिल्डिंग की भी आपको बात बता रखी थी। तो टेक्निकली ये अभी बिल्डिंग इन प्रोग्रेस होगा, बट चलो मैं बिल्डिंग ही लिख देता हूं खाली। तो बिल्डिंग कितने रुपए का है, बिल्डिंग है 10 लाख रुपए का, ठीक है, तो 10 लाख रुपए की बिल्डिंग है। ठीक है जी। इसके अलावा कैश एट बैंक भी उसने बता रखा है, तो कैश एट बैंक भी लिख देते हैं। तो कैश एट बैंक, बैंक में अभी कितना पैसा पड़ा हुआ है मेरे पास, 15 लाख रुपए। तो बैंक में 15 लाख रुपए पड़े। तो पहले तो ये जानकारी मैंने कॉपी पेस्ट करी क्वेश्चन से। अब सबसे पहली बात, क्वेश्चन ने बोला कि बिल्डिंग फंड के लिए हमें डोनेशन मिली 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की डोनेशन रिसीव हुई। ठीक है जी। तो 20 लाख रुपए की डोनेशन रिसीव हुई, तो डोनेशन क्या करेंगे, एक तो बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे। तो डोनेशन एक तो बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा 20 लाख रुपए। और ये डोनेशन मुझे कहां मिली होगी, ये डोनेशन मुझे बैंक में मिली होगी। तो डोनेशन एक यहां पे ऐड कर देंगे हम लोग। बैंक में पैसा आ गया होगा 20 लाख रुपए का, डोनेशन आई तो बैंक मेरा 20 लाख रुपए से बढ़ गया। एक तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, उसके बाद क्वेश्चन ने बोला फर्स्ट केस में मानो हमने 15 लाख रुपीज का एक्सपेंडिचर करा, बिल्डिंग पे हमने फर्दर 15 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर किया। तो देखो क्या क्या होगा, पहले तो एक्सपेंडिचर जो हमने किया वो हमारे एसेट में ऐड हो जाएगा, बिल्डिंग में 15 लाख रुपए से मेरी बिल्डिंग बढ़ जाएगी एक तो। दूसरा, आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि जितना भी एक्सपेंडिचर हो जाता है उसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल फंड में। तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने 15 लाख रुपए का और एक्सपेंडिचर किया, तो उसका क्या होगा, उतना अमाउंट आपके कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैपिटल फंड में जो भी पैसा पड़ा होगा उसमें हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फ्रॉम बिल्डिंग फंड। तो 15 लाख रुपए मेरे बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएंगे। और इसके अलावा क्योंकि यहां पे बैंक की भी जानकारी दे रखी है और खर्चा मैंने बैंक से किया होगा, इसलिए मैं बैंक में जो एक्सपेंडिचर हमने फर्दर किया बिल्डिंग पे वो भी माइनस कर दूंगा 15 लाख रुपए का। दैट्स इट। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या पोजीशन बच जाएगी, बिल्डिंग फंड में कितने पैसे बच जाएंगे, 13 लाख रुपीज बच जाएंगे। बिल्डिंग मेरी कितनी की हो गई, अब 25 लाख रुपीज की हो गई। और अब ये सब कर आके बैंक में कितना पैसा होगा, बैंक में 20 लाख रुपए होगा। ठीक है जी। तो ये आप कर लो पहले, और ये करके मेरे को बताओ क्या ये ओके है। फिर मैं आपको जर्नल एंट्री भी करवाता हूं इस केस की। ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल से सिखा दिया, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो से। ये बिल्कुल हमारे एग्जाम्पल की तरह था। और बस एक नई चीज इसमें हुई जो वैसे नई नहीं है, क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई अगर बैंक में है तो सारी चीजें बैंक में आ रही है ना, डोनेशन बैंक में आ रहा है और एक्सपेंडिचर भी बैंक से हो रहा है, तो ऑब्वियसली बैंक भी मेरा कम होगा, बढ़ेगा, मतलब बैंक में भी मेरे ट्रांजेक्शन आ जाएंगी। तो ये बात है आपके लिए एक काइंड ऑफ कॉमन सेंस की बात है। चलो, अब क्योंकि क्वेश्चन ने जर्नल एंट्रीज भी मांगी थी, तो जर्नल एंट्रीज फटाफट से बताओ क्या होगी। तो जर्नल एंट्रीज तो ऑलरेडी मैं आपको वो भी बता चुका हूं एग्जाम्पल में ही। तो जर्नल एंट्रीज लिख लो क्या होगी। तो एक जर्नल एंट्री होगी जो हमें डोनेशन मिला उसकी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। तो डोनेशन मेरे को मिली तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, 20 लाख रुपए। अच्छा, डोनेशन मिलने की एंट्री शायद ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने करी नहीं थी, तो यहां पे भी हमें करनी चाहिए थी। ऊपर वाले एग्जाम्पल में ये मैंने करी नहीं थी, डोनेशन मैंने यहां पे भी तो डाली थी, तो यहां पे भी हमें एंट्री करनी चाहिए थी बिल्डिंग की, डोनेशन की। यहां होती बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। ठीक है। तो वही मतलब बैंक में पैसा आ गया और बिल्डिंग फंड मेरा बढ़ गया, तो उसी की जनरल एंट्री हो गई
तो यहाँ पे मेरे को कितने रुपए का डोनेशन मैंने डाला हुआ था, 5 लाख रुपए का। तो हमको पुराने एग्जाम्पल में भी एक एंट्री ये और चिपकानी चाहिए थी, डोनेशन मिलने की। चलो कोई दिक्कत नहीं, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जर्नल एंट्री किस चीज की है। तो बस एक एंट्री आप ये कर लो, फिर आपने बिल्डिंग में खर्चा करा तो उसकी एंट्री हो जाएगी। बिल्डिंग भी लिख सकते हो, नहीं तो बिल्डिंग इन प्रोग्रेस करके लिख लेना, जैसे भी आपको सही लगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 15 लाख रुपए का हमने एक्सपेंडिचर और कर दिया अपने बिल्डिंग पे। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर मैंने बिल्डिंग पे कर दिया। तो आप मन में सोचो जैसे मैंने बिल्डिंग खरीद ली। और तीसरा 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 हो गया आपके कैपिटल फंड में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो अब जितना भी एक्सपेंडिचर आपने कर दिया उसको उठा के अब बिल्डिंग फंड से कहां ट्रांसफर करोगे, कैपिटल फंड में। तो इसको हम लोग कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे 15 लाख रुपए को। चलो यहां तक करके मुझे बताओ, यहां तक करके मेरे को बताना हो गया। चलो हो गया, वेरी गुड। चलो केस टू देखना, आप केस टू ट्राई करना, अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगा के केस टू ट्राई करना। तो पहले पढ़ते केस टू में क्या बोला था। अच्छा वो ना यहाँ परचेज ही बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की बात ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ परचेज की हम बात कर रहे हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। केस टू में हमने बिल्डिंग परचेज करी है 30 लाख रुपए की, बाकी सारी जानकारी वही है। तो फिर से एक बैलेंस शीट बना लो, पहले पहले बैलेंस शीट बना लो फिर से। चलो तो वैसे ही बिल्कुल कैपिटल फंड पहले यहां लिख देंगे। अगर कैपिटल फंड की जानकारी होती तो वो भी यहां डाल देते, बट है नहीं, छोड़ दो। बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड में कितना पैसा था, बिल्डिंग फंड में था 8 लाख रुपए। इधर बिल्डिंग बिल्डिंग कितने रुपए की आ रही थी ओपनिंग डेट पे, 10 लाख रुपए की। और कैश एट बैंक, तो बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ था, बैंक में था 15 लाख रुपए। ठीक है, सबसे पहले हमें डोनेशन मिली थी, कितने रुपए की डोनेशन मिली थी वो भी डाल दो, वो भी सेम है, 20 लाख रुपए की डोनेशन मिली थी। तो डोनेशन का हमने क्या किया था, एक तरफ हमने बिल्डिंग फंड में 20 लाख रुपए ऐड कर दिए थे, और दूसरी तरफ हमने बैंक में भी 20 लाख रुपए ऐड कर दिया था। ठीक है, तो हाथ क्या थे काम करते, इसकी जर्नल एंट्री भी करते हुए चलते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने बैंक बढ़ा दिया, टू बिल्डिंग फंड, टू बिल्डिंग फंड अकाउंट 20 लाख रुपए। तो साथ साथ में जर्नल एंट्री भी कर रहा हूं, ठीक है। तो इसकी हमने जर्नल एंट्री कर दी, ओके। उसके बाद अब क्वेश्चन ने हमें बोला हुआ है कि हमने बिल्डिंग परचेज कर दी 30 लाख रुपीस की। तो इससे क्या होगा, एक तो मेरी बिल्डिंग बढ़ जाएगी 30 लाख रुपीस से, और मैंने परचेज करी तो मेरे बैंक से पैसा कम हो जाएगा 30 लाख, 30 लाख रुपीस बैंक से कम हो जाएगा। तो बस पहले इसकी जर्नल एंट्री कर देते हैं। इसकी क्या एंट्री होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक,
तो 30 लाख रुपीस का मैंने और खर्चा कर दिया बिल्डिंग खरीदने में। तो पहले बिल्डिंग खरीदने की सिंपल बचपन वाली एंट्री है, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एसेट खरीदते तो यही एंट्री करते हैं। अब मुद्दे की चीज जो हमें करनी है क्या, अब जो जितना भी आपने पैसा बिल्डिंग फंड से यूज किया वो कहां ट्रांसफर करना होता है हमको, वो हमें कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना होता है। तो ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड यहां पे लिख देंगे और यहां से कम कर देंगे ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। अब बस यही आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है। हमने कितना एक्चुअली में परचेज किया बिल्डिंग, 30 लाख रुपए। तो जल्दबाजी में हम भावनाओं में आके यहां पे क्या लिख देंगे, हमने सीख लिया ना, हमने रट लिया कि भाई जो खर्चा करा उसको यहां से ट्रांसफर करो, ये हमने रट लिया। तो हम भावनाओं में बह के यहां पे लिख देंगे 30 लाख रुपीज। लेकिन भावनाओं में इतनी जल्दी बहना नहीं चाहिए भाई, ना ही पढ़ाई करते वक्त ना ही कभी असली जिंदगी में, भावनाओं में कभी जल्दी नहीं बहना चाहिए। पहले चेक करो मेरे बिल्डिंग फंड में पैसा पड़ा कितना है। 8 लाख पुराना पैसा था, 20 लाख का डोनेशन मिला, तो मेरे बिल्डिंग फंड में तो है 28 लाख रुपए। मेरे बिल्डिंग फंड में सिर्फ 28 लाख रुपीज है। तो क्या मैं बिल्डिंग फंड से पूरा 30 लाख खर्चा कर सकता हूं? द आंसर इज नो। पिछले केस में चेक कर लेना, पिछले केस में मेरे बिल्डिंग फंड में कितना पैसा था। पिछले केस में मेरे बिल्डिंग फंड में 28 लाख रुपीज हो गए थे आफ्टर डोनेशन, जिसमें से मैंने 15 लाख रुपीज का एक्सपेंडिचर करा था। तो यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अलबत्ता यहां पे दिक्कत हो गई क्योंकि यहां पे मेरे बिल्डिंग फंड में पैसा कम पड़ गया। तो अब नेचुरल सी बात है भाई, जब मेरे बिल्डिंग फंड में है ही 28 लाख रुपीज, तो मैं मैक्सिमम अपनी फंड से कितना एक्सपेंडिचर कर सकता हूं, 28 लाख का ही कर सकता हूं। तो अब मैं अपने बिल्डिंग फंड से कितना पैसा ट्रांसफर करूंगा, सिर्फ 28 लाख रुपीज में ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि फंड में से यूज ही उतना कर पा रहा हूं, उससे ज्यादा मैं यूज ही नहीं कर पा रहा। क्लियर हो गया? चलो, तो अब बिल्डिंग फंड में तो पैसा जीरो हो गया, नील बट्टे सन्नाटा हो गया, बाकी अब तो नॉर्मल हो गया। तो अब आपकी बिल्डिंग कितने रुपए की हो गई, 40 लाख रुपीज की। और बैंक में कितना पैसा बच गया, बैंक में बच गया 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये मतलब आप ऐसा समझो कि 30 लाख के खर्चे में से 28 लाख रुपए एनपीओ ने फंड से करे और बचे हुए 2 लाख फिर उन्होंने अपने नॉर्मल फंड से करे होंगे, वो अपने उन्हें नॉर्मल फंड से करे होंगे, मतलब अपनी खुद की जेब से करे होंगे। ये ऐसी बात होगी। ठीक है जी। अब इसी बात की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी ट्रांसफर करने की, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड अकाउंट। बस कितना रुपए ट्रांसफर करेंगे हम, कितने रुपए ट्रांसफर करेंगे, 28 लाख रुपीज। दैट्स इट। चलिए, यहां तक डन कर देना सभी बच्चे। नहीं नहीं, 2 लाख प्रिंस नहीं माइनस करेंगे कैपिटल फंड से, कैपिटल नहीं कम हो रहा टेक्निकली, कैपिटल थोड़ी कम हो रहा है, एसेट आ रहा है, तो एसेट आने से कभी कैपिटल नहीं कम होता। कैपिटल नहीं कम होता। आप नॉर्मल एनपीओ छोड़ो, आप सोल प्रोप्राइटर में भी जब एसेट खरीदते थे तो कभी कैपिटल कम करते थे क्या? नॉर्मल बिजनेस की आप अकाउंटिंग जब करते थे, आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू बैंक करा, उसके बाद क्या आप उतने अमाउंट से कैपिटल भी कम करते थे? नहीं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से मेरा कैपिटल नहीं कम होता। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस से मेरा कैपिटल कम या ज्यादा होता है, लेकिन एक्चुअली जब मैं एसेट खरीदता हूं तो उससे मेरा कैपिटल नहीं कम होता। नहीं करते प्रिंस, वही तो बता रहा हूं आपको। चलिए बड़े आगे, जल्दी बताओ। अब आप ना रट्टूबाजों में मत आ जाओ, आप समझदार बच्चे हो तो रट्टे में मत उतर आओ।
आज तक आपने कभी रटने की बात नहीं करी, आज आप रटने की बात पहली बात कर रहे हो। जस्ट बिकॉज यहां हम 28 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं तो अब आपको लग रहा है जब कैपिटल फंड से यूज कर रहे हैं तो वो भी माइनस करो। यहां हम ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, मैंने 2-4 बार अब बोल चुका हूं, मैं सिर्फ अपना बिल्डिंग फंड फ्री कर रहा हूं। एक तरफ 28 लाख रुपए यहां से कम कर रहा हूं और 28 लाख रुपए यहां बढ़ा रहा हूं। ओवरऑल अगर आप टोटल फंड देखोगे तो टोटल फंड में मेरा कोई चेंज नहीं हो रहा। 28 लाख रुपीज एक तरफ बढ़ रहा है, 28 लाख रुपीज एक तरफ कम हो रहा है, तो नेट में कुछ नहीं हो रहा। तो नेट में मेरा फंड नहीं, मतलब नेट में मेरा कैपिटल कम नहीं हो रहा, सिर्फ मैं अपने एक स्पेसिफिक फंड को फ्री कर रहा हूं। तो प्लीज ऐसे रटो मत, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कोशिश करो। आज मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप रट रहे हो चीजों को। ठीक है, आओ बढ़ो आगे। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में इतनी जानकारी जितनी मैंने आपको दी इतनी मोर देन इनफ है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई भी आपसे पूछेगा। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग अब आप एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना बाद में, जब भी क्लास होने के बाद। मैं बढ़ रहा हूं अपने नेक्स्ट मेजर कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन होती क्या है? चलो समझ आ गया, वेरी गुड। समझदार बच्चों को समझ आ ही जाता है, ये मुझे पता है, तो समझ आ गया तो बहुत ही बढ़िया। अब सब्सक्रिप्शन होता क्या है? तो सब्सक्रिप्शन का वैसे मैंने आपको एग्जांपल मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में दिया भी था, मैंने अपना पर्सनल एग्जांपल दिया था और आपका भी दिया था कि कल को आप मेंबर बन जाओगे सीएमए इंस्टीट्यूट के, है ना, तो आपको हर साल एक मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर है, हमें भी अपनी मेंबरशिप का बेनिफिट लेने के लिए, लाभ लेने के लिए हर साल एक मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ती है। तो बस इसी को हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं कि एक एनुअल पेमेंट होती है जो किसी एनपीओ के मेंबर को पे करनी पड़ती है ताकि वो उसका बेनिफिट ले पाए, मतलब उस एनपीओ का जो भी है उसका बेनिफिट ले पाए, है ना। और हमने ये भी बोला था ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये किसी भी एनपीओ के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ फंड होता है। ठीक है, तो भाई एनपीओ काम कैसे करेगी? जब उनके पास पैसा नहीं आएगा तो वो काम कैसे करेगी? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उसके अंदर ऑफिस में कई सारे लोग काम कर रहे हैं, इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज कहां से आएगी? वो यहीं से आएगी, स्टूडेंट से जो एग्जामिनेशन की फीस ले जाती है, रजिस्ट्रेशन की फीस ले जाती है, और मेंबर से मेंबरशिप फी ली जाती है। इतनी सारी तरह तरह की आप फीस पे करते हो। वो फीस क्यों ली जा रही है? वो ली जा रही है ताकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपना वर्किंग कर सके, वो अपने स्टाफ को सैलरी दे पाए, अपने खर्चे निकाल पाए। अगर वो खर्चे नहीं निकाल पाएगी तो वो काम नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ रही है? तो उसी के लिए सब्सक्रिप्शन एक प्रकार की एक रेगुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, फंड होता है फॉर एनी एनपीओ। चलो, तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इट इज अ पीरियोडिक पेमेंट। ये एक पीरियोडिक पेमेंट होता है मेड बाय मेंबर्स ऑफ एनपीओ by members of NPO. So it is a periodic payment made by members of a NPO which या which मत लिखो, to लिखो, to enable the NPO to serve इट्स पर्पस। तो ये एक पीरियोडिक पेमेंट होती है जो किसी भी एनपीओ के मेंबर्स पे करते हैं ताकि वो बेनिफिट ले पाए उस एनपीओ का, और एनपीओ ताकि अपना काम धंधा कर पाए, जो भी काम वो करना चाहती है वो कर पाए। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ताकि आपको याद आ जाए। मेंबरशिप फीस पेड बाय members of ICAI, जिनको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलते हैं, या फिर ICMAI, जिनको हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स बोलते हैं, या फिर ICSI, जिनको हम कंपनी सेक्रेटरीज बोलते हैं। तो इस तरह की जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं
इनके मेंबर्स मेंबरशिप फीस पे करते हैं, वो भी एनुअली। ठीक है। अच्छा, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? अकाउंटिंग, या हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये थोड़ा सा बस आपको समझना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर कैसे होता है। तो इसमें 3 बाइफरकेशन निकालेंगे हम लोग, 3 बाइफरकेशन निकालेंगे। तो 3 आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे लास्ट क्लास में। एक था रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट, एक था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा था बैलेंस शीट। तो बस इन तीनों में हम कैसे कैसे क्या क्या चीज दिखाते हैं रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। इस पे मैं 2 सितारे लगा देता हूं। तो क्या क्या दिखाते हैं? तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम दिखाते हैं एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको याद होगा रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस में बनता है। तो नेचुरली हम लोग रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में क्या दिखाएंगे कि कितना कैश में सब्सक्रिप्शन हमें ड्यूरिंग द ईयर मिला। और ये कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड। डेबिट साइड बोले तो रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट साइड में जब झांक के हम देखते हैं तो हमको वहां पे दिख जाता है कि कितना सब्सक्रिप्शन हमें मिला। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिखाते हैं? इसमें हम दिखाते हैं सब्सक्रिप्शन इनकम। तो एनपीओ के लिए टेक्निकली क्या है? इनकम है। रिलेटिंग टू करेंट ईयर। क्या सीखा था हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में? हमने सीखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है ऑन एक्रूअल बेसिस। ऑन एक्रूअल बेसिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है ऑन एक्रूअल बेसिस, मतलब उसमें हम जो भी खर्चे और इनकम दिखाते हैं वो रिलेट करते हैं टू करेंट ईयर। तो बस अकॉर्डिंगली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें वो सब्सक्रिप्शन दिखानी होती है जो रिलेट करती है टू करेंट ईयर, राइट। और ये आपको कहां दिखता है? ये आपको क्रेडिट साइड दिखता है, जिसको हम इनकम साइड बोलते हैं। इसलिए आपको लैंग्वेज हमेशा दिखेगी सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। तो ये इनकम है और इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। तो सर बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो समझ आ गई बात। बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं? तो बैलेंस शीट में हम एक दिखाते हैं एसेट साइड में कुछ, और दूसरा दिखाते हैं लाइबिलिटी साइड में। एसेट साइड में क्या दिखाते हैं? एसेट साइड में हम दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सर आउटस्टैंडिंग वर्ड से तो हमें लाइबिलिटी फील हो रही है, आउटस्टैंडिंग से तो हमें लाइबिलिटी फील हो रही है। सर बचपन से आउटस्टैंडिंग तो हम लोग लाइबिलिटी में दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब तो हम लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं। तो यहाँ एसेट साइड पे कैसे आ रहा है? तो भाई आउटस्टैंडिंग वर्ड से खाली लाइबिलिटी नहीं हो जाती, आपको ये देखना पड़ता है क्या चीज आउटस्टैंडिंग है। यहां पे मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल रहा हूं, और सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए एक इनकम है। तो ये इनकम क्या है? ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, मतलब वो इनकम जो मिलेगी, एनपीओ को मिलेगा कुछ, इसलिए वो एनपीओ के लिए एसेट है। तो सर लाइबिलिटी साइड में क्या आता है? लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये लाइबिलिटी है कि अगर किसी मेंबर ने कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे दिया, मानो मैंने अगले साल की मेंबरशिप फीस आईसीआई को आज ही दे दी, तो अब वो आईसीआई के लिए एक लाइबिलिटी हो गई। उनको एडवांस में उनको मेंबरशिप फीस मिल गई, तो वो अब उनके लिए लाइबिलिटी हो गई। तो किसी भी एनपीओ के लिए अगर उसको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल जाता है तो वो उसके लिए लाइबिलिटी हो जाती है। बात क्लियर हो गई? तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझ जाना। सब्सक्रिप्शन की हम क्या क्या कहां डिस्क्लोजर करते हैं। पहली बात, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आता है? वो सब्सक्रिप्शन जो एक्चुअली में ड्यूरिंग द ईयर कैश में रिसीव हुआ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है? वो सब्सक्रिप्शन इनकम जो रिलेट करती है टू करेंट ईयर। और बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है।
और लाइबिलिटी साइड में आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को अरियर्स भी बोल देते हैं, अरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। मतलब ये अरियर्स वर्ड से भी डिपिक्ट कर दिया जाता है, हमेशा आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं दिखेगा, कभी कभी आपको ये अरियर्स वर्ड दिख जाएगा, तो मतलब उसका वही होता है। ठीक है, यहां तक ओके? नोटिंग हो गई ये सारी? जल्दी से बताओ, नोटिंग कर ली साथ साथ? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड डिस्क्लोजर पता होनी चाहिए कि कहां पे क्या दिखता है। चलिए, ओके हो गया। मैं एक काम करूंगा, आज की जो पीडीएफ है ना, इसको मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, अगर आपकी कोई नोटिंग रह जाती तो आप इसको बाद में नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट चीज लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी से रिलेटेड आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने आना चाहिए। हालांकि आपको एमसीक्यू पेपर देना है, मुझे पता है, मैं भूलना नहीं हूं बिल्कुल भी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने आना चाहिए। और आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस भी हैं, और ये कॉमनली आस्क्ड टॉपिक होता है एनपीओ में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। ठीक है, तो बहुत सारी कैलकुलेशन जो होती हैं, बहुत सारी चीजों की कैलकुलेशन इसी अकाउंट से हो जाती है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट आप मेरे साथ साथ बना लेना कि यहां क्या क्या चीजें कैसे कैसे हम दिखाते हैं। पहली बात, अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ओपनिंग डेट पे, तो वो हम यहां पे लिखते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं ओपनिंग, वो हम यहां पे लिखते हैं, क्योंकि एक ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट हम यहां लिखते हैं, और कोरिस्पॉन्डिंगली क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखेंगे? यहां पे, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये यहां लिखते हैं। तो इसमें लिख देते हैं, ये क्या है? ये है क्लोजिंग बैलेंस। बात समझ में आ गई? तो ये एसेट है, याद रखना ये एसेट है, इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस एसेट के ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करी थी, और वो हमने बोला था वो लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो ये लाइबिलिटी है, याद रखना, दिस इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस है। सिमिलरली बिल्कुल सेम ग्राउंड्स में क्लोजिंग बैलेंस यहां आ जाएगा, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी, दिस इज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी। तो ये क्लोजिंग है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या आता है? इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन आपको ड्यूरिंग द ईयर मिला, जो सब्सक्रिप्शन आपको ड्यूरिंग द ईयर मिला, वो यहां आता है बाय बैंक अकाउंट। सर ये कहां से पता लगता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला, ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ बैंक में? ये कहां पता लगता है? देखो ये कहां पता लगता है, ये पता लगता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। डायरेक्टली नहीं गिवन, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये पता लग जाती है फिगर। तो ये हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से देख लेते हैं। और लास्टली जो यहां पे बैलेंस बच गया, जो बैलेंस बच गया, जनरली यही बैलेंस बचता है, तो ये बैलेंस जो होता है इसको हम लिखते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या है सर? ये है इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम रिलेटिंग टू करेंट ईयर, रिलेटिंग टू करेंट ईयर, यानी ये वो फिगर है जो आप यहां पे डालते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हो, वो फिगर यहां पता लगती है।
तो ब्लू वाली फिगर वो है जो सब्सक्रिप्शन मुझे बैंक में रिसीव हुआ, जो आप रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में डालते हो। और ग्रीन में जो मैंने लिखा वो सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर से रिलेट करती है, जिसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है जो आपको आना चाहिए। तो ये आप तसल्ली से बना लो, और ये मैं बना के फिर आपको क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा। काफी सारे क्वेश्चन आपके किताब में भी दे रखे हैं, उसको भी करेंगे हम लोग अभी, ठीक है? तो पहले इतना बना लो। चलो, हो गया कह रहे बच्चे? बहुत बढ़िया। अगर हो गया तो करते हैं इसको एक क्वेश्चन से। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले एक नोट लिख लेना, एक नोट जरूर डाल देना, नोट नोट। और ये नोट का लिंक करना इससे, ये जो आपने लिखा ना रेफर नोट, रेफर नोट। तो नोट में लिखो, एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन relating to current year to be credited to इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। क्या शॉर्टकट तरीका होता है? नंबर ऑफ मेंबर्स, मेरे एनपीओ में कितने मेंबर्स हैं, इनटू एनुअल सब्सक्रिप्शन। आपके क्वेश्चन में हमेशा एनुअल ही होता है, और जनरली प्रैक्टिकली भी मोस्टली सब्सक्रिप्शन जो चलती है वो एनुअली चलती है ना। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मेंबर। तो अगर कभी आपको ये जानकारी गिवन हो, अगर आपको ये जानकारी गिवन हो, तो ऐसे एक शॉर्टकट तरीके से भी ये अमाउंट जो ग्रीन पेन से मैंने लिखा था वो निकाला जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये लिख लो, ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी निकालने का एक तरीका होता है। हालांकि ये तभी लग सकता है जब ये दोनों जानकारी आपको हो कि हमारे एनपीओ में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और पर मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी है। अगर ये दोनों जानकारी है आपके पास, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के भी ये फिगर निकाल सकते हो, ग्रीन पेन वाली। ठीक है? तो भाई ये और एक लिख लेना, और फिर आप आना इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे। अगर आपके पास किताब है तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 खोल लेना। चलिए, आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 14। तो कह रहा है ऑन 31st December 2019 अ क्लब हैड सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। तो मैंने आपको बोला था ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को वो अरियर्स भी बोल देता है, अरियर्स भी वर्ड लिख लेता है, मतलब इसका वही है। तो मतलब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है कि 31 दिसंबर को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी थी, 16,000 की। एंड इन एडवांस ₹4,000, एडवांस कितनी थी, 4,000 रुपए। कौन सी डेट को? 31 दिसंबर 2019 को। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तो इससे आपको क्या समझ आया? मेरा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2020, और ये जो फिगर्स दे रखी हैं अरियर्स और एडवांस की, ये 31 दिसंबर 2019 की दे रखी है। यानी ये दोनों फिगर्स जो आपको गिवन है 16,000 4,000, ये ओपनिंग बैलेंस है कि क्लोजिंग बैलेंस है? ये ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि ये ओपनिंग डेट पे दे रखा है। पिछले साल का क्लोजिंग मतलब करेंट ईयर का ओपनिंग, तो बेसिकली ओपनिंग डेट की जानकारी है। तो ये दोनों भी ओपनिंग बैलेंसेस हैं। समझ आ गई? ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 द क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2,08,000। तो ये एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, जो आपको रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में दिख रहा होगा। आउट ऑफ विच 10,400 was related to 2021।
ओहो, क्या समझ आया आपको? वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2,08,000 रुपए मिले, लेकिन इसमें से 10,400 जो है वो रिलेट करता है टू करेंट, टू रिलेट करता है टू 2021। यानी कि अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं एक, इसको मैं टाइमलाइन फॉर्म में अगर पुट करूं तो देखो मैं कैसे बनाता हूं, 1, 2, 3, ठीक है। तो मेरा जो करेंटली साल चल रहा है वो कौन सा साल चल रहा है? मेरा साल ये वाला चल रहा है। तो करेंटली मेरा जो ईयर चल रहा है वो ये वाला चल रहा है, राइट। तो ये क्या है? ये है 2019, ये है 2019, दिस इज 2019। जो मेरा साल चल रहा है वो 2020 है, और नेक्स्ट ईयर है 2021, ठीक है। तो आपको इस डेट की आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बैलेंस दे रखा है, और साथ में एडवांस का भी बैलेंस दे रखा है। फिर आपको वो बता रहा है 2020 में मुझको कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, और इस रिसीव अमाउंट में से वो बता रहा है कि कुछ अमाउंट रिलेट करता है टू नेक्स्ट ईयर यानी 2021। तो जो अमाउंट 2021 से रिलेट करता है वो इस डेट पे क्या माना जाएगा? बताओ, सोच के बताओ। करेंट ईयर के एंड में अगर कोई अमाउंट ऐसा मिला हुआ है जो अगले साल से रिलेट करता है, तो एज एट द एंड ऑफ 2020, करेंट ईयर के एंड में ये क्या माना जाएगा? ये एडवांस माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एडवांस माना जाएगा कि अगले साल का है ये, तो यानी करेंट ईयर का, करेंट ईयर के एंड में एडवांस है। तो 10,400 रुपए जो मुझे अगले साल के लिए मिले वो करेंट ईयर के क्लोजिंग डेट पे क्या माना जाएगा? वो एडवांस सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। तो बड़ी चालाकी से वो आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है, डायरेक्टली नहीं लिख रहा, लॉलीपॉप नहीं दे रहा, वो आपको सुचवा रहा है कि दिमाग मार के खुद समझो कि भाई दिस इज एडवांस सब्सक्रिप्शन एज एट द एंड ऑफ द ईयर। चलो, on 31st December 2020, again closing date पे, there were 4 members who had not paid subscription for 2020 at 1600 per person। कह रहा है इस डेट पे, अगेन इस क्लोजिंग डेट पे कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं पे करा। तो ये बड़ी चालाकी से आपको क्या बता रहा है? ये आपको क्लोजिंग डेट की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बता रहा है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दोनों भी उसने चालाकी से बताया। ओपनिंग डेट तो उसने डायरेक्टली बोल दिया था ये रहा अरियर्स, ये रहा एडवांस, यहां तो उसने दिमाग नहीं मारा, लेकिन उसने क्लोजिंग बैलेंस निकालने में आपको तंग कर दिया कि भाई ऐसे करके वो कहानियां बना बना के बता रहे कि ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। राइट अप सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर 2020। चलिए, हम बना रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020। चलिए, तो सबसे पहले हम ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, सॉरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। बस अब उसी बात को उसने सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स बोल दिया था, तो मैं भी वही वर्ड यूज कर लेता हूं। आप चाहो तो आउटस्टैंडिंग भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ने कितना बताया था? ये क्वेश्चन ने बताया था 16,000 का, तो यहां लिख देते हैं 16,000। इसी तरह से एडवांस सब्सक्रिप्शन यहां पे लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग है और ये भी ओपनिंग है। तो ये कितना बता रखा था क्वेश्चन ने? ये बता रखा था 4,000 रुपीज।
राइट। अच्छा, फिर उसने ये बताया था कि ड्यूरिंग द ईयर मुझे कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ बाय बैंक अकाउंट। तो टोटल मुझे कितना रिसीव हुआ, यहां मुझे टोटल लिखना है 2,08,000। 2,08,000 ये मुझे ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ। लेकिन इस 2,08,000 में से, इस 2,08,000 में से कुछ ऐसा अमाउंट है जो अगले साल के लिए रिसीव हुआ। तो मैं इसको ऐसे बादल बना के इसका लिंक यहां पे बनाता हूं। तो इसमें से हमें कुछ ऐसा अमाउंट रिसीव हुआ जो अगले साल के लिए हुआ, जो अगले साल से रिलेट करता है। तो जिसको मैं फिर अब एडवांस सब्सक्रिप्शन बोल दूंगा कि ये इसका मतलब क्लोजिंग डेट पे एडवांस सब्सक्रिप्शन है। तो ये क्लोजिंग डेट का एडवांस सब्सक्रिप्शन है। तो ये कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 10,400। 10,400। इसके अलावा उसने ये भी बता रखा है कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स क्लोजिंग डेट पे कितना है। तो बाय सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ये है क्लोजिंग डेट। ठीक है। तो ये बस आपको थोड़ा सा मेहनत, हल्की सी मेहनत, ज्यादा नहीं, हल्की सी मेहनत करके निकालना है। तो उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि 4 मेंबर हैं नालायक मेंबर जिन्होंने 16 रुपए पर पर्सन के हिसाब से नहीं दिया। तो 4 मेंबर है, हर मेंबर ने 1600 रुपए नहीं दिए। तो इसका मतलब टोटल कितने हैं अरियर्स में, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है जो अरियर्स में पड़ा हुआ है, 6400। 6400। ठीक है, बस हो गया। ये सारी जानकारी मैंने पुट कर दी। अब जरा अकाउंट को क्लोज करेंगे। जब अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हमारा एक बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा इधर। इधर एक बैलेंसिंग फिगर बचेगा इस साइड पे। तो निकालो कितना बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। तो 2,12,000, 2,18,400, 2,18,400, 2,18,400 में से ये गए तो बचे 2,04,000, 2,08,000, और इसमें से 16 गए तो कितने बचे, 1,92,000। तो यहां बच रहा है 1,92,000। इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस विल बी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। बस ऐसे आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना होता है। समझ गए? क्या सभी बाबू लोगों को समझ आ गई बात? बढ़ू मैं आगे? ठीक है, आओ जी। इलस्ट्रेशन 15 में करा नहीं रहा, एक बार बस डिस्कस कर रहा हूं। आप इसको इग्नोर करना, पहली बात इनके सोल्यूशन को आप चुपचाप से उठा के सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। पर एक बार पढ़ लो ये क्या कह रहा है। देखो कह रहा है स्पोर्ट्स क्लब ऑफ ओडिशा हैड रिसीव्ड इन 2020-21 ₹2,000 टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन। तो ये बाय बैंक वाली फिगर हो गई, 2,000 रुपए मिले। सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 अनपेड ऑन 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 क्या है, ओपनिंग डेट है। हमारा 2021 ईयर चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग डेट है। तो कह रहा है कुछ सब्सक्रिप्शन था जो अनपेड था, मतलब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बता रहा है बिगिनिंग में, ईयर एंड ईयर बिगिनिंग में, मतलब ओपनिंग बैलेंस बता रहा है। क्या बता रहा है, ओपनिंग बैलेंस। फिर सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, मतलब अगेन इन अदर वर्ड्स 1 अप्रैल 2020, 50 रुपए। ये क्या बता रहा है, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस बता रहा है। एंड सेम ऑन 31 मार्च 2021 वॉज 40 रुपए। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है। सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 अनपेड ऑन 31 मार्च 2021 फॉर ₹90।
ये एडवांस सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है। शो हाउ सब्सक्रिप्शन आइटम विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो बैलेंसिंग फिगर अभी जैसे हम टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का निकाला, ये आपसे वो मांग रहा है। तो आई होप ये आप कर लोगे। सारी फिगर्स डायरेक्टली गिवन है, सारी फिगर्स डायरेक्टली गिवन है, तो इसको आप अपने आप ट्राई करना बाद में, और नहीं होगा तो बता देना, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूं, ठीक है। बट आपको सारी चीजें डायरेक्टली गिवन है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 16। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अपीयर्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ साउथ इंडियन क्लब 3000 रुपए। ओहो, तो इस सवाल में वो आपको बता रहा है पहले से ही कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन गया, 3000 रुपए। एडजस्टमेंट्स वर मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 अनपेड ऑन 1 जनवरी 2021 400 रुपए, 200 ऑफ विच वॉज रिसीव्ड इन 2021। तो इससे मुझे पहले पता है अकाउंटिंग ईयर क्या समझ आया, मेरा अकाउंटिंग ईयर क्या है चल रहा है बताओ। इतनी जानकारी पढ़ के, इतनी जानकारी पढ़ के मेरा अकाउंटिंग ईयर कौन सा चल रहा है। एक है 2020, दूसरा है 2021, और अगला साल होगा 2022। तो मेरा अकाउंटिंग ईयर ये वाला चल रहा है, ये 2021, ठीक है। तो इसका मतलब 1 जनवरी 2021 को अनपेड सब्सक्रिप्शन है, मतलब वही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 400 रुपए के। तो ये क्या होगा, ये आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस होगा। बात समझ में आ रही है, तो ये ओपनिंग बैलेंस होगा। अब कह रहा है इस 400 रुपए में से 200 रुपए मेरे को 2021 में मिल गए। तो वो कह रहा है, देखो मैं यहीं पे एनालिसिस कराता हूं, बहुत ध्यान से समझना, कोई ऐसे टेक्निकल चीज नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज है। उसने यहां पे ओपनिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग बताया था 400 का है, उसमें से वो कह रहा है 2021 में मुझे 200 रुपए मिल गए, इसमें से 200 रुपए मिल गए। इसका मतलब अभी भी क्लोजिंग डेट में मुझे कितना पैसा नहीं मिला इस 400 में से, इसका मतलब 200 रुपए मुझे अभी भी नहीं मिला। बात समझ में आ रही है। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 400 का, उसमें से 200 रुपए मुझे करेंट ईयर में मिल गए, यानी कि बचे हुए 200 रुपए मुझे अभी भी नहीं मिले। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 1 जनवरी 2021, मतलब अगेन ओपनिंग बैलेंस 100 रुपए, तो ये एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2021 80 रुपए, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है। और अब ध्यान से पढ़ना, सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 अनपेड ऑन 31 दिसंबर 2021 इज 140 रुपए। तो 2020 नहीं होगा भाई, ये पहली बार 2021 होगा, करेक्शन कर लेना, ये 2021 होगा। तो कह रहा है 2021 यानी इस साल का, करंट ईयर का कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन है 140 रुपए का जो मुझको अभी नहीं मिला। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों जी 31 दिसंबर 2021 को टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 200 रुपए तो कौन से ईयर का है, पिछले ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, यानी 2020 का है। और 140 रुपए आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर का है, करेंट ईयर का है, 2021 का है। तो टोटल अगर मैं बोलूं 31 दिसंबर 2021 को कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो आप क्या बोलोगे, 340 रुपए, 340 रुपए। सर पुराने क्वेश्चनों में क्यों नहीं लगाया हमने, पुराने क्वेश्चन में इतना दिमाग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पुराने क्वेश्चन में उसने ये वाली जानकारी नहीं दी थी। देखो मैं हाईलाइट करता हूं, अलग से हाईलाइट करूंगा, पुराने किसी भी सवाल में चेक कर लेना, उसने ये जानकारी तो दी थी कि आउटस्टैंडिंग कितना है, लेकिन उसने ये जानकारी नहीं दी थी कि उस आउटस्टैंडिंग में से कितना मिल गया। तो मैंने ये मान लिया था कि इसका मतलब सारा ही मिल गया होगा, लेकिन इस सवाल में उसने स्पेसिफिकली बता दिया कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 400 है, जिसमें से 200 रुपए मिले हैं, जिसमें से 200 रुपए मिले हैं। इसलिए मेरे को अब यहां पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ा कि भाई इसका मतलब बचे हुए 200 रुपए नहीं मिले और करेंट ईयर के 140 रुपए नहीं मिले, तो टोटल मेरा आउटस्टैंडिंग एज ऑन क्लोजिंग डेट कितना होगा,
340 रुपीज। 340 रुपीज। आई होप ये बारीकी को आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन मांग क्या रहा है आपसे? प्रिपेयर करो सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलो आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 16। चलिए, तो पहले तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखो। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला, तो ये क्वेश्चन ने 400 रुपए बताया था। बात क्लियर हो गई। इसके बाद ओपनिंग एडवांस भी बताया हुआ था उसने, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। इसकी ओपनिंग फिगर भी उसने बता रखी थी। ये कितने रुपए की बता रखी थी? ये थी 100 रुपए। 100 रुपए। उसके बाद अच्छा याद रखना, हम 2021 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं। उसके बाद उसने एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया था, ये भी लिख लो। ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये कितना दिया हुआ है उसने? ये रहा 80 रुपीज। 80 रुपीज। ठीक है। उसके बाद उसने ये बताया था कि हमने कितना सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल रखा है, यानी यहां वाली फिगर बता रखी है। तो ये उसने कितनी बताई थी? ये ऊपर बताई थी उसने 3,000 रुपए। यहां बताई थी, देखो 3,000 रुपए। राइट। तो ये भी डाल देते 3,000 रुपए। उसके बाद हमने खुद दिमाग मार के एनालाइज करके निकाला था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग कितना है। तो मैं यहां ब्रेकअप करके लिख देता हूं। क्लोजिंग 2021 का कितना है, 2021 का कितना है, 2020 और 2021। तो 2020 का हमने कितना बोला था? हमने बोला था 2020 का 200 रुपए नहीं मिला। 200 रुपए। और 2021 का कितना नहीं मिला, ये तो क्वेश्चन नहीं बताया था। 140 रुपए नहीं मिला। 140 रुपए 2021 का नहीं मिला। तो टोटल अगर मैं क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग फिगर बोलूंगा तो टोटल कितनी फिगर बच गई आउटस्टैंडिंग? टोटल बच गई 340 रुपए। 340 रुपए। इससे आपको क्या पता लगा बताओ? कौन सी फिगर अब आप कैलकुलेट कर सकते हो? अब आप कौन सी फिगर कैलकुलेट कर सकते हो? 3480 टोटल आ रहा है। तो अब आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहां पे बच रहा है, यहां पे। तो अब ये बैलेंसिंग फिगर क्या दर्शाएगा? ये दर्शाएगा बाय बैंक। ये वाली फिगर, मतलब वही बात है, एक कोई फिगर अगर खाली मिसिंग हो जाए तो बाकी सारी फिगर्स यूज करके आप एक मिसिंग फिगर निकाल सकते हो, वही वाली बात है। तो ये वो फिगर है जो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में नजर आ रही होगी। तो जितनी भी आ रही है चेक कर लो। 3040। 3040। जल्दी से बताओ बताओ, क्लियर हो गया कैसे आपको दिमाग मारना है? तो याद रखना बच्चों, ये जो हम फिगर्स रखते हैं, ये जो फिगर्स हम लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग, एडवांस का ओपनिंग, एडवांस का क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग, ये एज ऑन डेट होता है, जिसमें टोटल सब कुछ आता है कि ओपनिंग डेट में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, क्लोजिंग डेट में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था। सिमिलरली ओपनिंग डेट में टोटल एडवांस कितना था, क्लोजिंग डेट में टोटल एडवांस कितना था। ये एज ऑन वाली फिगर होती है। ठीक है। इसीलिए हमको ये वाला कैलकुलेशन करनी पड़ी, ये दिमाग मारना पड़ा कि 2020 का 200 है, 2021 का 140 है, इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन क्लोजिंग डेट कितना है? 340। ठीक है जी। चलो गुड।
अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 17, इलस्ट्रेशन नंबर 17, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2020। ठीक है, इसका मतलब साल मेरा क्या चल रहा है, 2019-20, 2019-20। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 31 मार्च 2019। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जल्दी जल्दी कि क्या दे रखा है, ये आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, ये क्या दे रखा है, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। डेट देख के मुझे समझ आ रहा है कि ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 1920, 40,000 रुपए, ये क्या है, ये वो रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली फिगर है जिसको हम बाय बैंक करके लिखते हैं। विच इंक्लूड्स 1,000 रुपीज फॉर द ईयर 1819, विच इंक्लूड्स 1,000 रुपीज फॉर द ईयर 1819 एंड 1,500 रुपए फॉर 2021। तो कह रहा है 1,000 रुपए इसमें इंक्लूडेड है 18-19 के, 1,000 रुपए इंक्लूडेड 18-19 यानी पिछले साल के, 1,500 रुपए हैं 20-21 के यानी अगले साल के। तो समझ रहे हो ना, 19-20 अगर करंट ईयर है तो 18-19 पिछला साल है और 20-21 अगला साल है। तो कह रहा है इसमें कुछ पैसा 20-21 यानी अगले साल के लिए मिला है और कुछ पैसा 18-19 यानी पिछले साल के लिए मिला है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹1,000, ये लिख लेना फॉर 1920, तो ऐड कर देना, ये होगा फॉर 1920, ये लिखा नहीं क्वेश्चन वाले ने, ये होगा 1920 फॉर 1920। तो ये आप ऐड कर देना कि 1920 के लिए जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो 1,000 रुपए का। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है ये। इलस्ट्रेशन 17, बनाओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, चलो अब एक एक करके पुट करेंगे फिगर्स को, एक एक करके। इसमें लिखो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पहले ओपनिंग बैलेंस डालो, ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस कितना होगा 1,500, तो ये डायरेक्टली गिवन था ये 1,500। इसी प्रकार से एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस ये यहां आता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा था क्वेश्चन में, ये दे रखा था 1,000 रुपए, तो इसको यहां पे लिख दो 1,000 रुपए। फिर एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आएगा, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस यहां आएगा। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं और क्या जानकारी दे रखी है, और क्या जानकारी दे रखी है देखते हैं एक बार। उसने बोला था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है लेकिन 1920 का, सिर्फ 1920 का, टोटल नहीं है, 1920 का। तो यहां लिख देता हूं, अभी मैं ब्रेकअप लिख रहा हूं 1920। तो 1920 का सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है, 1,000 रुपए, तो ये यहां लिख देते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा कितना सब्सक्रिप्शन मेरे को मिला वो यहां लिख देंगे बाय बैंक, बाय बैंक। तो टोटल कितना सब्सक्रिप्शन मिला, ये क्वेश्चन ने बोला था 40,000, तो ये फिगर उसने 40,000 बोली थी। अब इसका उसने कुछ ब्रेकअप बता रखा था कि इस 40,000 में से कुछ पैसा पिछले साल का मिला 18-19 का,
कुछ पैसा मुझे अगले साल का मिला 2021-22 का या 2021 का, 2021 का, तो 18-19 का कितना पैसा मिला था? 18-19 का 1000 रुपए मिला था, तो 18-19 का 1000 रुपए है। और 2021 का कितना मिला? 2021 का 1500 मिला। तो इसका मतलब 1920 का कितना मिला होगा? करंट ईयर का कितना मिला थे ना? तो बात समझ में आ रही है? 40,000 टोटल पैसा मिला, इसमें से 1000 रुपए पिछले साल का है, 1500 रुपए नेक्स्ट ईयर का है। तो इसका मतलब बैलेंस जो करंट ईयर से रिलेट करता है वो मुझे कितना मिला। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, बट ऐसे ही बस बता रहा हूं कि इसका मतलब बैलेंस मुझे 37,500 जो मिला वो 1920 का मिला, मतलब करंट ईयर का मिला। ये ब्रेकअप है, सालों का ब्रेकअप है, राइट। तो पहली बात, जब मैं कह रहा हूं कि मुझे कुछ पैसा अगले साल का मिला 1500 रुपए, 1500 रुपए अगर मुझे कुछ अगले साल का मिला, तो क्या ये क्लोजिंग डेट पे क्या एडवांस सब्सक्रिप्शन के अंदर नहीं आ जाएगा? ये 1500 रुपए क्लोजिंग डेट पे एडवांस नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे अगले साल के लिए मिला, यानी ये एडवांस है बाय नेचर, राइट। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात, अब फोकस करो इस पे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1500 का था, ये कौन से साल का था? ये ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर का होगा, 18-19 का, ये 18-19 का होगा। अब इस 1500 रुपए में से मुझे करंट ईयर में कितना पैसा मिल गया? 1000 रुपए। इस 1500 रुपए में से 1000 रुपए मुझे मिल गया, इसका मतलब पिछले साल का अभी भी मुझे कितना पैसा नहीं मिला? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह 1500 में से मुझे 1000 रुपए मिल गया, तो इसका मतलब बैलेंस 500 रुपए मुझे अभी भी नहीं मिला, तो ये भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा क्लोजिंग डेट पे। तो इसका मतलब मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? 1500। टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? 1500। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं लास्ट, कि ओपनिंग था पिछले साल का 1500 रुपए, उसमें से 1000 रुपए मिल गया, यानी बैलेंस 500 रुपए नहीं मिला, तो ये पिछले साल का नहीं मिला। और करंट ईयर का कितना नहीं मिला? करंट ईयर का 1000 रुपए नहीं मिला। तो टोटल मुझे कितना पैसा नहीं मिला? मुझे 1500 रुपए टोटल क्लोजिंग डेट पे अभी भी नहीं मिला है। तो क्लोजिंग डेट पे 1500 रुपए आउटस्टैंडिंग है। बस अगर ये समझ आ गया तो काम खत्म हो गया। तो इसका टोटल आ रहा है 42,500, 42,500। तो यहां मेरा बैलेंसिंग फिगर बच गया, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर बच गया। तो 3,000 रुपए इसमें से माइनस हो गए, तो कितने बच गए? 39,500, शायद 39,500। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, डन हो गया? बस फटाफट से बताओ, नोटिंग कर ली? अच्छा, ठीक है जी। तो आपको कुछ क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क लिखो। एक तो मैं आपको बता ही चुका, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था? इलस्ट्रेशन नंबर 15। तो एक तो लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 15, ये होमवर्क में है। और इलस्ट्रेशन नंबर 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18, उसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है छोटा सा, ये भी आपका होमवर्क में। तो ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। बाकी जो है ये क्वेश्चन हम, मतलब ये चैप्टर कोशिश करेंगे अगली क्लास में, मतलब खत्म हो ही जाएगा। तो बैलेंस हम अगली क्लास में करेंगे इसको, ठीक है। चलो, तो आज बस इतना ही करना था। रिवाइज कर लेना आज के सारे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के स्पेशली जो क्वेश्चन है, इनको जरूर रिवाइज कर लेना। और जो होमवर्क मैंने आपको दिया ये भी कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा।
चलिए